हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। टाइप 2 जो है इसके भी नाम में आंसर मिल जाएगा आपको, साइटोटॉक्सिक, यानी कि सेल्स को डैमेज करने वाले। साइटो मीन्स सेल, टॉक्सिक मीन्स डैमेज। क्या होता है ये रिएक्शन, इसमें कैसा मैकेनिज्म होता है, आइए आपको वो दिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप, अब आपके जो काफ़ी ऑटो इम्यून डिजीजेज है ना, उनमें टाइप 2 भी होता है और टाइप 3 दोनों होते हैं। यहाँ हम थोड़ी सी बात करते हैं टाइप 2 की। जब भी आपका टॉलरेंस में फेलियर आता है ना स्टूडेंट्स, तो आपके अपने ही टिश्यू स्ट्रक्चर्स, जो सेल्स के टिश्यूज होते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कुछ ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ इम्यून टॉलरेंस। इम्यून टॉलरेंस ये होती है कि बॉडी को पहचान होती है स्टूडेंट्स के कौन सा सेल उनका अपना है और कौन सा बाहर से आया है। और इस पहचान को की दो टाइप्स होती हैं, सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस जो है वो बचपन में जब टिश्यू बन रहा होता है आपके थाइमस में, वहाँ होती है बोन मैरो में, क्योंकि थाइमस और बोन मैरो को पहचान है कि हमने किस सेल को खुद ब खुद किल कर देना है अगर वो थोड़ा सा एटिपिकल है। ये आपकी बॉडी को पहचान है लकीली। और उसके बाद जब ये सेल्स पेरिफेरल टिश्यूज़ में आते हैं तो वहाँ कहते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस। वहाँ खुद ब खुद फिर और मैकेनिज्म्स चल रहे हैं बहुत सारे जो उनको निकाल देते हैं ख़राब सेल्स को, जो निकल के आ जाते हैं पेरिफेरल टिश्यूज़ में। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इम्यून टॉलरेंस। इम्यून टॉलरेंस अगर फेल हो जाए और बॉडी को ये पहचान ना हो टिश्यू स्ट्रक्चर्स को कि हमने किस सेल को ख़त्म करना है, तो अपने ही टिश्यू के अगेंस्ट बनाते हैं एंटीबॉडीज़, या एक फॉरेन एंटीजन जो आपके किसी टिश्यू से रिजेंबल कर रहा है वो बॉडी में आ चुका है और उसके अगेंस्ट बनेंगे IgG और IgM एंटीबॉडीज़। फिर ये एंटीबॉडीज जो हैं ये आपके होस्ट सेल्स के सरफेस पे आके अटैच हो जाएंगे और फिर एक्टिवेट कर देंगे वो सारे प्रोसेस जिससे डैमेज हो सकता है। बिकॉज नाम क्या था, साइटोटॉक्सिक, सेल्स को डैमेज करने वाले। फर्स्ट स्टेप डैमेज का क्या होगा, ये ऑप्सोनाइजेशन करवा देंगे होस्ट सेल्स की। रिसेप्टर्स अटैच होंगे जिसकी वजह से वो आके अटैच होंगे और थ्रू द वे ऑफ IgG, C3b, सारे जो थे ना आपके जो ऑप्सोनिन्स होते हैं, और फिर वो आके अपने जिस तरह फेगोसाइटोसिस होती है वो लाइसोसोम रिलीज़ करेंगे और लाइसोसोम्स जो हैं वो अपने एंजाइम रिलीज़ करेंगे और डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ये एनिमेशन चलेंगे, छोड़ दें इनको। सेकंड कंपोनेंट किलिंग का क्या होगा, डैमेज का क्या होगा, कि आपका कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। याद है ना आपको, तमाम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स थी 10, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट था उसे कहते थे मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। वो मैक बन सकता है यहाँ पर भी और वो सेल्स को तबाही के धाने पे ले जाता है। मैक में क्या क्या होता है, C5b 6 7 8 9, C is complement. The animations and the last step through which killing is occurring वो ये है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक जो डिस्ट्रक्शन है, जिसमें नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो आके अटैच हो जाते हैं आपके एंटीबॉडीज से। और फिर ये जो नेचुरल किलर सेल है उनका नाम भी है नेचुरल किलर, खुद मारने वाले। दे रिलीज सर्टन पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स, नॉन परफोरेंस कहते हैं इनको हम, और एंजाइम्स निकालते हैं, ग्रेंजाइम्स। ग्रेंजाइम्स आराम से उन पोर से निकलते हैं, जाके उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं जो एपोप्टोसिस करवाते हैं, जिन्हें कहते हैं हम कैस्पेजेस। और फिर वो इनको मार देते हैं और सेल्स मर जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है उनका। तो देखा आपने कि ये 3 मैकेनिज्म्स हैं, ऑप्सोनाइजेशन, मैक का बनना और थ्रू नेचुरल किलर सेल्स के सेल्स जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं थ्रू दिस एबनॉर्मल एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स कॉल्ड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। लीव दिस वन। एग्जामिनेशन पॉइंट पे आते हैं, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं हमारी आम देखते हैं हम जो एग्जाम्स में। गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, दिस इज ऑल टाइप 2। AB-RH ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन इज ऑल टाइप 2। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, और जो बेबी बन रहा है वो RH पॉजिटिव अगर हो जाए तो फिर डिलीवरी के वक्त एंटीबॉडीज क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को और वो मदर की बॉडी में आ सकते हैं, एंड इन द नेक्स्ट डिलीवरी that for sure is going to cause a complete damage to the fetus
इन द बॉडी, और ये भी टाइप एग्जाम्पल है टाइप 2 की। ये देख रहे हैं डायग्राम, typical diagram of erythroblastosis fetalis. Just concentrate on this diagram for a second and you will get to know कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सो ये होता है, एंटीबॉडीज बनते हैं और फिर आके वो क्रॉस रिएक्शंस करेंगे, डिस्ट्रक्शन करेंगे और फिर इस तरह से डैमेज हो जाएगा। फाइन। बहुत ऑटो इम्यून डिजीजेज इसमें आती है, एग्जाम्पल रोमैटिक फीवर ऑफ हार्ट, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा जिसमें आपकी प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होती है। देखा ना आपने, सब चीजें डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, तबाही फैल रही है सेल्स की। एंड द फेमस मायोस्थेनिया ग्रेविस जिसमें एंटीबॉडीज जो हैं वो आके बाइंड करते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स से ऑन मसल सेल्स कॉजिंग फॉल्टी इनर्वेशन ऑफ मसल्स। ये देखिए आप, दिस इज मायोस्थेनिया ग्रेविस। अगर वही एंटीबॉडीज आके अटैच हो गए हैं तो वो आके उल्टा डैमेज कर रहे हैं और तबाही फैला रहे हैं उस मसल टिश्यू की, ठीक है ना। उसके अलावा गुड पास्चर सिंड्रोम है वेयर एंटीबॉडीज लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स इन द किडनी। गुड पास्चर्स में ये होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आपके ब्रेन में एंटीबॉडीज बनते हैं जो कि आपके ओलिगोडेंड्रोग्लाइल सेल्स को तबाह कर देते हैं, जो कि मालिन बना रहे हैं, उनके खिलाफ ये रिएक्शन करते हैं और वही क्रॉस रिएक्शंस होंगे और ब्रेन डैमेज हो जाएगा। एक्वायर्ड हिमोलिटिक एनीमियाज, हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये सब एग्जांपल्स आती हैं स्टूडेंट्स टाइप 2 में। नॉट टू फॉरगेट दिस, ये हैं एग्जामिनेशन पॉइंट्स, इन पे आपको करना है कॉन्सेंट्रेट इम्यूनिटी में। क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको चारों रिएक्शंस पता हैं, उनके बेसिक्स, डू यू नो द मैकेनिज्म्स, क्या आपको पता है कि उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो कहाँ फिट होगी, तो यही पूछते हैं एग्जाम्स में आपसे। सो दिस वॉज टाइप 2 रिएक्शन। इट वॉज सिंपल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, और सिंपल था और काफ़ी ईजी भी था। सो जस्ट रिकॉल के टाइप 2 में आपको साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस मिलते हैं, इसका नाम है साइटोटॉक्सिक, सेल्स को तबाह करने वाला। सो व्हाट डू यू थिंक टाइप 3 का नाम क्या रखें हम लोग? व्हाट डू यू थिंक? इसका नाम होना चाहिए इम्यून कॉम्प्लेक्स। और आप सब जानते हैं कि मतलब क्या है इम्यून कॉम्प्लेक्स का, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं आपकी बॉडी में जो बॉडी को डैमेज करते हैं और तबाह कर देते हैं। ये कब होता है? जब आपकी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, सेम आईजीजी और आईजीएम इन्वॉल्व हो रहे हैं। नॉर्मली तो ये कॉम्प्लेक्सेस मैक्रोफेज हटा देता है खा पी के लिवर और स्प्लीन में, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो मैक्रोफेज सेज कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यू हैव टू रिलीज दीज सेल्स आउटवर्ड समवेयर एल्स। जब ये आगे जाते हैं तो जाके ये वेसल्स में जाके बैठ जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं यहाँ वहाँ और जाके तबाही फैलाते हैं। दिस आर वेरी बैड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। सो मैकेनिज्म क्या होगा? लार्ज क्वांटिटीज बनती हैं इन कॉम्प्लेक्सेस की, नॉट कम्प्लीटली रिमूव बाय मैक्रोफेजेस। ये देख रहे हैं आप, ये कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं और ये रिमूव नहीं हुए मैक्रोफेजेस से, आके जमा हो गए। ये पिंक पिंक जो है ये एंडोथेलियम है और उसके नीचे जो है ऑरेंज, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेकेंड स्टेप में दीज कॉम्प्लेक्सेस लॉज इन द कैपिलरीज बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्पेशली स्किन में, जॉइंट्स में, किडनीज में। ये है ना फेवरेट एरियाज होते हैं बीमारियों के, इन इलनेसेस के। ये देखिए आप, तमाम कॉम्प्लेक्सेस जो हैं पूरे फैल गए हैं आपके इन टिश्यू स्ट्रक्चर्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर। Finally, these complexes, they activate the classic complement pathway, if you remember, leading to release of so many vasodilators, C3A, C4A, याद है आपका, नेफ्रोटॉक्सिन्स, C5A, वो सब हेल्प करते हैं प्रोफाउंड इन्फ्लेमेशन में। देखें, अगर इन्फ्लेमेशन नॉर्मल हद तक हो तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो तबाही फैलाती है। यही बताना मकसूद है मेरा इस वक्त आप लोगों को कि वो तबाही फैलाती है, लीडिंग टू एक्सट्रीम वेजोडाइल। ये देखिए आप, इतने कॉम्प्लेक्सेस बन गए, सब ने कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट कर दिया, काम बहुत हो रहा है, डैमेज बहुत हो रहा है और टिश्यू खराब हो जाते हैं। सो इन दिस वे यू सी दीज कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, एंटीजन, दे अट्रैक्ट ल्यूकोसाइट्स टू दैट एरिया। देखिए पता है, जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेल्स कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। वो आते हैं, आके हेल्प करते हैं। पर यहाँ इतने ज़्यादा सेल्स आएंगे कि ना कि वो हेल्प करें, वो उल्टा अपने अपने एंजाइम रिलीज करेंगे और तबाही और होगी। ये देखें आप, ना कि वो काम करते हैं, वो उल्टा और तबाही फैला रहे हैं आकर।
सो जनाब ये होता है थर्ड रिएक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, हाइपर सेंसिटिविटी। और जहां बात होगी इम्यून कॉम्प्लेक्स की, दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। फिर आखिर में ल्यूकोसाइट्स में मैं बात की पहले आपसे कि वो अपने एंजाइम्स निकालेंगे और चीज़ें ख़राब करेंगे, टिश्यू ख़त्म हो जाएगा, टिश्यू की डेथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। रिलीजिंग टू दीज ऑल इफेक्ट्स, इन्फ्लेमेशन मैसिव, न्यूट्रोफिल्स का आना, मैक का लिसिस, प्लेटलेट्स का एग्रीगेट होना, एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, ये सब कुछ हो जाएगा। इसको छोड़ दें, समरी की ज़रूरत नहीं है। सो जनाब एग्जामिनेशन पॉइंट की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? अगर लोकलाइज्ड बॉडी का रिएक्शन होगा तो वो उसे कहते हैं आर्थरस रिएक्शन। अगर पूरी बॉडी में होगा तो सीरम सिकनेस हो जाती है, और इसमें टाइप 1 और 3 दोनों मिले होते हैं। ऑटो इम्यून एक्यूट किडनी की बीमारी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी की यानी कि इन्फेक्शन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें हम आरए फैक्टर चेक करते हैं, वो भी इसमें आता है। एसएलई मशहूर अजीम लूपस, आप जानते हैं कि लूपस का एंटीजन कौन सा है? उसका नाम भी लूपस ही है। एसएलई भी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिस्टेमिक। किडनी भी इन्वॉल्व हो रहा है, स्किन भी, ऑर्गन्स भी, एंड सम केसेस ऑफ क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस एंड स्किन लीजन ऑफ सिफिलिस एंड लेप्रोसी, सब आती हैं टाइप 3 में। So don't you have to forget these things because they're very important and you have to cram the causes and all these things. Go, I'm trying to make it simpler for you ताकि आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? सो अब तक का रिकॉल, टाइप 1 क्या था? इमीडिएट था। टाइप 2 में सेल्स का डैमेज हो रहा था, साइटोटॉक्सिक, और टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे। एग्जाम टिप्स मैं आपको दूंगा बाद में, भी जरूरत नहीं है इसकी आपको, ठीक है जी? ये हो गया आपका type 3. Wait. So come to the last type and that is type 4. It's my favorite type, you know. ये बहुत easy है. It's very easy. और तीनों से फर्क है 1, 2, 3 से. इसमें कोई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एंटीजन आएगा और अपना काम कर जाएगा, और ये फौरन नहीं होता, कुछ टाइम के बाद अपना इफेक्ट दिखाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, DTH कहते हैं इसको। और इसमें जो मेन प्लेयर्स हैं आप सब जानते हैं अब तक। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट याद है ना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का, तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं समझना इस मैकेनिज्म को। टीबी का बैक्टीरिया बॉडी में आया, उसको पहचाना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, वो है मैक्रोफेज। उसने तोहफा बना के उसको भेजा टूवर्ड्स लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ने इनकार किया कि ये आम चीज़ नहीं है यार, ये टीबी का बैक्टीरिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं अपने कुछ भी आई कैन रिलीज सम लिम्फोकाइंस जो शायद तुम्हारी हेल्प कर सकें, कैन जस्ट सेंड मी। उसको भेजता है, फिर वो फिर नहीं निकाल पाता, फिर वो दोबारा फीडबैक के थ्रू क्रॉस टॉक करता है थ्रू टू लिम्फोसाइट्स। इस तरह कंप्लीट क्रॉस टॉक चलती रहती है, और इस दौरान इफेक्ट क्या होगा? मैक्रोफेज कंटेनिंग दैट माइक्रोबैक्टीरियम चेंजेस इट्स शेप और बन जाएगा एपिथेलियोइड सेल। यही जनाब मैकेनिज्म है आपका टाइप 4 का। इट्स सो सिंपल, माई फेवरेट वन, सेम लाइक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और जो कि इफेक्ट लेट आता है तो डिलेट कहते हैं उसको। कम से कम 24 से 72 घंटे कुछ रिएक्शंस में लग जाते हैं। टीबी होने में तो खैर बहुत टाइम लगता है, लेकिन वैसे कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं तो उनमें टाइम लग जाता है। एंड वन ऑफ दोज रिएक्शंस इज क्रॉनिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, सॉरी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये है जनाब इसका। सो टाइप 4 जब बेसिकली अब नॉर्मल रिएक्शंस नहीं होते, रादर दे सर्व अ पर्पस के वो निकालने की कोशिश करते हैं एंटीजेंस को, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। तमाम फंगल रिएक्शंस भी इसी में आते हैं, फंगल रिएक्शनल इन्फ्लेमेशन जो होती हैं। सो काम की बात कि एंटीबॉडी इन कॉम्प्लीमेंट डजंट प्ले एनी रोल इन दिस वन, नो रोल एट ऑल। आई हैव टोल्ड यू ऑल द मैकेनिज्म। देख लें इस पिक्चर गौर से, आपको मेरी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। एंटीजन्स आ रहे हैं जो कि माइक्रोबैक्टीरियम है, आके लोकल एपीसीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में पकड़ा उसको, क्रॉस टॉक की लिम्फोसाइट से। और इस दौरान क्या हो रहा है, जब वो निकलते हैं ना मीडिएटर्स, तो वो ना के काम ठीक करें, उल्टा बाकी सेल्स को डैमेज भी कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई टीबी में देखा आपने केजिएशन भी हो रही है, ग्रैनुलोमास भी बन रहे हैं, तबाही भी फैल रही है। ये होता है सारा कुछ। तो ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सॉरी, जस्ट सॉरी फॉर दैट। तो ये देखिए आप, फिर उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स होते हैं
कीमोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, गैमा इंटरफेरॉन है, टीएनएफ है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ये सब इनमें रिएक्शंस कर रहे हैं और आके डैमेज करने में हेल्प कर। देखिए आप, ये सब इनके इफेक्ट्स हैं, इनके एक्शंस हैं और ये तबाही फैला रहे हैं फॉर श्योर। ये छोड़ दें, आप ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप, मैंने एक समरी दिखा दी आपको पूरी, किस तरह से ग्रैनुलोमा बनता है। बिकॉज टीबी जो है ना, वो टिपिकल एग्जाम्पल है टाइप 4 की। क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 इज ट्यूबरकुलोसिस। जाइंट सेल्स भी बन रहे हैं, लैंगहैंस, एपिथेलियोइड सेल भी बन रहे हैं और डिफरेंट मीडिएटर्स भी रिलीज हो रहे हैं। जस्ट टू रिकॉल विच मीडिएटर कॉजेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट in the formation of a granuloma, interleukin 2, interleukin 12, but एग्जाम में टिक करना है किस पे, गैमा इंटरफेरॉन पे। सो एग्जांपल्स क्या हुई, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कम से कम 2 to 3 डेज के बाद ये शो करता है थ्रू एक्जिमा। ट्यूबरकुलिन टेस्ट याद है आपको, जो चेक करते हैं आपके हाथ पे पैच लगा के टीबी को कि पहले कोई हिस्ट्री रही है कि नहीं, वो भी रिएक्शन देता है थोड़ा लेट, और वो भी इसकी एग्जांपल है। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन ऑब्वियसली यार, ट्यूबरकुलोसिस इज मेन वन। सो ये जनाब ट्यूबरकुलिन टेस्ट है। देखिए आप, हाइव्स बन जाती हैं, दिस इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, बॉयल्स बन गए, इन्फेक्शन हो गई स्किन की। ये देखिए आप, ऐसे ही होते हैं हमारी इन्फेक्शंस जो होती हैं ये सारी। इट्स अ बैड इन्फेक्शन, टाइप 4 कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये देखिए आप, ग्रैनुलोमास बन रहे हैं। ग्रैनुलोमास जो हैं बड़े नुमाया हैं। जस्ट रिकॉल अगेन, दीज आर लैंगहैंस जाइंट सेल्स सराउंडेड बाय दीज एपिथेलियोइड, ये भी देखें सारे एपिथेलियोइड सेल्स पड़े हैं, जो ना स्पिंडली वाले, इधर सारे एपिथेलियोइड सेल्स हैं, एंड सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स, एंड केजिएशन ऑलमोस्ट स्टार्ट देखें हो रही है यहाँ पे, पिंक पिंक जो एरिया ये वाला, ये केजिएशन स्टार्ट हो रही है अभी यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए आप, बेस्ट पिक्चर ऑफ लैंगहैंस जाइंट सेल विद हॉर्स शू शेप न्यूक्लियर। लैंगहैंस प्लीज, नॉट लैंगरहैन, खुदा के लिए, ठीक है जनाब। तो दिस इज द एंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द थर्ड एंड द लास्ट कंपोनेंट, दैट इज एमाइलॉइड। तो शुड आई हैव टू मेंशन दैट आल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। सो लीजिए आप थोड़ी सी ब्रेक, 1 मिनट की, वापस आता हूँ, तो एंड करते हैं एमाइलॉइड पे। थैंक यू।